हरीश कुमार। 22 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस में जॉय मजूमदार की एक खबर पहले पन्ने पर छपी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW की स्टैंडिंग कमेटी ने पर्यावरण मंत्रालय से कानूनी सलाह लेकर फैसला दिया कि तेल और गैस के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग खनन यानी माइनिंग की परिभाषा में नहीं आती है। राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य से 1 किलोमीटर दायरे में ड्रिलिंग के विरोध में मुकदमा हुआ, जिसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल पार्क और अभयारण्य सेंचुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई खनन कार्य माइनिंग नहीं होगी। तो इस फैसले का काट ये निकाला गया कि माइनिंग और ड्रिलिंग की परिभाषा अलग अलग कर दी जाए, जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि ड्रिलिंग भी, एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि माइनिंग विभाग की निगरानी और उनकी संस्थाओं के तहत ही उसका जिम्मा है। अब इस फैसले के क्या मायने हैं, पहलू हैं, हम लोग कैसे समझ सकते हैं जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने ही ये कह दिया कि नई व्याख्या हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम तो संरक्षण के विशेषज्ञ हैं, कानून के नहीं हैं। नेता भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उद्घाटन वृक्षारोपण का करते हैं और समापन जंगलों का हो जाता है। पर्यावरण को लेकर इतनी तो जागरूकता आ ही गई है कि हम सभी गिलोई का पौधा लगाने लगे हैं और स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन बढ़ गया है। कई स्कूलों में पर्यावरण के थीम पर एनुअल फंक्शन में, सालाना कार्यक्रम में एक से एक कार्यक्रम होते हैं। इस संकट ने स्कूलों में कल्चरल प्रोडक्शन की तादाद बढ़ा दी है, मगर संकट दूर नहीं हो रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2014 में 20,201 भारतीय तरह तरह के प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए। महानगरों का आलम यह है कि जिसे हम पहले जल भराव कहते थे, वो अब बाढ़ का रूप लेने लगा है। अब बाढ़ के लिए नदी की जरूरत नहीं, बारिश होने पर शहर में बाढ़ आ जाती है। ये शहरी बाढ़ है जो कंक्रीट के करामात से आती है। असम में बाढ़ राष्ट्रीय खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली का मीडिया यमुना नदी के मैदान में बाढ़ का पानी देखते ही सक्रिय हो जाता है। उसे सदमा लग जाता है कि जब देखता है कि जहां विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वहां बाढ़ का पानी कैसे पहुंच गया बिना इजाजत के। बस रिपोर्टर जीवन सुरक्षा जैकेट पहनकर स्पाइडरमैन की भूमिका में रिपोर्टिंग करने लगता है। बाढ़, सूखा, अगलगी, अब ये सब पुराने शब्द हो चुके हैं। इनकी जगह एक नया शब्द आया है, आपदा। आपदा के साथ खूबी यह है कि प्रबंधन आराम से लग जाता है। वन ना रहे, पर्यावरण ना रहे, नदी ना रहे, तालाब ना रहे, मगर आपदा प्रबंधन जब तक है चिंता की बात नहीं। पर्यावरण मंत्रालय के तहत होता तो थोड़ा भरोसा भी कम होता, मगर अच्छी बात यह है कि आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के तहत है। वन विभाग उन जगहों पर भी है जहां वन नहीं है, जहां वन के नाम पर उद्यान लगाए जा रहे हैं, जबकि उद्यान विभाग भी अलग से है। इसी महीने आपने न्यूज चैनलों में चंद सेकंड की एक फुटेज देखी होगी कि अंटार्कटिका पेनिनसुला के किनारे का यह हिस्सा दरक कर अलग हो गया। इस छोर को लार्सन सी आइस शेल्फ कहते हैं। शेल्फ हिमखंड के उस हिस्से को कहते हैं जो समुद्र पर तैरता है। इस दरकन से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल है। जो हिस्सा अलग हुआ वो किनारे से 1100 फुट मोटा है या गहरा भी कह सकते हैं, और इसका फैलाव 5800 वर्ग मीटर 5800 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दो दिल्ली समा जाएं। ये आइस शेल्फ हजारों साल पुराने हैं। किस कारण से दरार आई, ठोस जवाब अभी नहीं है। दुनिया के ज्ञात इतिहास में आइसबर्ग के पिघलने या दरकने की यह तीसरी बड़ी घटना बताई जा रही है। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने पर कई रिपोर्ट कर चुके हैं। उनकी नजर बराबर रहती है वहां की ताजा घटना क्या है। ग्लेशियर की बर्फ का 96% हिस्सा अंटार्कटिका में है और उसके बाद 12% हिस्सा आर्कटिक इलाके में ग्रीनलैंड पर है। इसके बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर हिमालय में है, जिसे इसी वजह से धरती का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। गंगोत्री सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है, जिससे निकलने वाला पानी उत्तर भारत की 50 करोड़ की आबादी की प्यास बुझाता है। लेकिन बीती 1-2 सदी इस ग्लेशियर पर भारी बीती है। यह लगातार पीछे खिसकता जा रहा है। हालांकि ताजा वैज्ञानिक सर्वे बता रहे हैं कि इस ग्लेशियर के पीछे खिसकने की रफ्तार कम भी हुई है। 2008 से 16 तक के अध्ययन के मुताबिक अब यह हर साल 11 मीटर पीछे खिसक रहा है, जबकि 1974 में इसके पीछे खिसकने की दर औसतन 35 मीटर प्रति वर्ष थी। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक 1817 से अब तक ये ग्लेशियर 3 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। इसमें भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का बेस लगातार पतला होता जा रहा है, यानी इसकी बर्फ की मोटाई घट रही है। भोजभाषा का जंगल समाप्त हो चुका है। भोजपत्र आपने सुना होगा, जिस पर प्राचीन पांडुलिपियां लिखी जाती थी। यही नहीं, हिमालय के पार लद्दाख इलाके में भी मानवीय गतिविधियों का असर ग्लेशियर पर दिखा। खास तौर पर लेह को पानी सप्लाई करने वाला फूचे ग्लेशियर काफी सिकुड़ चुका है। इस ग्लेशियर के पानी से ही लेह के आसपास के इलाकों में जमीन के अंदर से पानी के कई स्रोत निकलते थे, लेकिन अब ये काफी कम हो गए हैं। इस वजह से लेह इलाके को अब पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है।
पर्यावरण संकट की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसके लिए नैतिक रूप से कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो किसका इस्तीफा मांगना है हम सबको नहीं मालूम होता। अब आते हैं उन चीजों पर जो पर्यावरण संकट के कारण हमेशा के लिए धरती से मुक्त हो चुके हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। 10 जुलाई के गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि हमारी धरती छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है। एक्सटिंक्शन मतलब ऐसे हालात का बनना जिसमें बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की प्रजातियां हमेशा के लिए धरती से साफ हो जाएं। रिसर्चर का कहना है कि बहुत सारे जीव जंतु जो सामान्य तौर पर यहां वहां दिख जाते हैं वो भी अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक प्रोफेसर साहब है जेरार्डो सेबेलोस, अगर सही उच्चारण किया इनका नाम, तो इन्होंने कहा है कि स्थिति इतनी भयावह है कि अगर कठोर शब्द का इस्तेमाल ना करें तो और भी बुरा होगा। एक अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक सब विलुप्त नहीं हो जाता तब तक एक्सटिंक्शन मत कहिए, मगर स्थिति तो भयावह है। पहले धरती से जीव जंतु को गायब होने पर लाखों वर्ष लगे, मगर अब चंद वर्षों में ही कई जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। जितने जीव जंतु हैं उनका आधा धरती से गायब हो चुका है, वो जा चुके हैं यहां से। भारत में पर्यावरण और जीव जंतुओं पर काम करने वाले कुछ लोग लगातार इन चीजों का दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। हमारी सहयोगी स्वाति त्यागराजन की लिखी एक किताब पिछले हफ्ते रिलीज हुई, बॉर्न वाइल्ड। इसे ब्लूम्सबरी इंडिया ने छापा है, करीब 600 रुपया दाम है। बॉर्न वाइल्ड चैनलों की दुनिया में भारत में अकेले ढंग का एक कार्यक्रम था, अब फिर से शुरू होने जा रहा है और अब तो चैनल ही खुद वाइल्ड हो गए हैं, तो बॉर्न वाइल्ड की जरूरत है भी नहीं। स्वाति ने ही मुझे प्रेरणा सिंह बिंद्रा की किताब द वैनिशिंग पढ़ने के लिए कहा। यह किताब पेंगुइन से आई है और करीब 600 रुपए की कीमत है। आप जानते हैं कि मैं किताब का दाम और प्रकाशक जरूर बताता हूं ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। हमारे सहयोगी हृदय जोशी ने भी केदारनाथ आपदा के बाद एक किताब लिखी, तुम चुप क्यों रहे केदार। हृदय की किताब अंग्रेजी में भी है, पेंगुइन से 277 रुपए की है। द वैनिशिंग पढ़ते हुए लगा कि इसे दर्शकों के बीच ले जाना चाहिए। आपको डायनासोर याद होगा, हमारे आपके बच्चे अब प्लास्टिक के डायनासोर से खेलते हैं। 6.5 अरब साल पहले जब धरती से एक एस्टेरॉयड टकराया, यह भी एक एक्सटिंक्शन की घटना मानी जाती है, तब आधे जीव जंतु यहां से प्रस्थान कर गए। सामान्य रूप से जीव जंतु धरती से गायब होते रहते हैं, मगर उनकी रफ्तार काफी धीमी होती है। हर साल 1 से 5 जीव जंतु धरती से विदा लेते हैं, मगर हाल के वर्षों में एक साल में 1000 से लेकर 10,000 जीव जंतु, जिन्हें अंग्रेजी में स्पीसीज भी कहते हैं, हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। भारत की धरती से एशियाटिक चीता हमेशा के लिए गायब हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो प्रेरणा ने लिखा है कि 3 नर चीता छत्तीसगढ़ के कोरिया में थे, लेकिन वहां के महाराजा रामानुजम प्रताप सिंह ने उन्हें मार दिया। राजा साहब को 1100 टाइगर मारने का गौरव हासिल है। पिछले यूपीए सरकार ने नामीबिया से चीता आयात करने का प्रयास किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 1875 से 1915 के बीच कोई 2 लाख भेड़िए, वुल्व्स, 1.5 लाख तेंदुओं का, लेपर्ड्स का शिकार हुआ, वो साफ हो गए। 1935 तक बिहार के दरभंगा में पिंक हेड, गुलाबी सिर वाली बत्तख होती थी, मगर ये अब वहां उसके बाद से 35 के बाद से नहीं देखा गया बत्तख। टाइगर यानी बाघ भी विलुप्त हो रहे हैं, मगर इस दिशा में जो प्रयास हुए उसके कुछ सकारात्मक नतीजे भारत में मिल रहे हैं। भारत में तरह तरह के नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके भीतर की दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम उत्तर भारत के 10-12 नेताओं के बयान में ही 10-12 साल से उलझे हुए हैं और उनके बयान में कभी नेशनल पार्क या जीव जंतुओं के सवाल नहीं आते, इसलिए हमारी भी गलती नहीं, उनकी भी गलती नहीं। प्रेरणा बिंद्रा ने लिखा है कि कई अभयारण्यों को फंड भी समय से नहीं मिलता, और मिलता भी है तो अब कम मिलने लगा है। ये इंडियन बस्टर्ड है, आपके स्क्रीन पर 1969 में इसकी पहली बार गणना की गई, तब इसकी संख्या 1260 थी। अब ये विलुप्त होने के कगार पर है, 100 के आसपास ही बची है। हंगुल भी 200 या 100-200 के करीब की संख्या में बचे हैं। 1990 के बाद से अब तक हमने विकास के लिए 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के बराबर जंगल काट दिए हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। तो जाहिर है इन जीव जंतुओं का घर बार उजड़ा होगा, तमाम फूल पत्तियां भी गायब हुई होंगी। ये घड़ियाल है, चंबल के इलाके में पाया जाता, अगर बच जाए तो 22 फुट तक लंबा होता है, मगर बेहद शर्मिला होता है। तस्करों ने इसे मारकर हमारे आपके लिए पर्स और जूते बनवा दिए। वहां जंगल नदी में नहीं टिका, हमारे घर में टिक गया मरने के बाद। जब गायब होने लगा तो इसे बचाने का प्रयास हुआ, मगर अब तो घड़ियाल के रहने की जो प्राकृतिक जगह है उसके बारे में प्रेरणा ने लिखा है कि 90% वो हिस्सा ही समाप्त हो चुका है। हम जिन जीव जंतुओं को देवी देवता का साथी मानकर पूछते हैं वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। द वैनिशिंग में हाथी की हालत पढ़कर मेरा मन थोड़ा दुखी हुआ। क्या अब हाथी भी समाप्त हो जाएंगे? उड़ीसा का ये वीडियो है। बाल हाथियों की मां लक्ष्मी जितना अपने बच्चों से प्यार करती है उतना ही उदंड मानव बच्चों का भी ख्याल रख रही है। जंगल खत्म हो गए तो चलते चलते जानवर इंसान की आबादी तक आ जाता है।
इंसान है कि घेरा बनाकर उसे मारने लगता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस हाथी को किस तरह से छेड़ा जा रहा है और लक्ष्मी नाम की हाथी कैसे धमक कर वापस अपने बच्चों के पास धमकाती भी है इंसानों को और फिर बच्चों के पास लौट जाती है, जिनका घर छिन गया है मगर किसी को ख्याल नहीं। विकास के नाम पर जंगलों को बर्बाद कर दिया गया, फिर इस देश में 24% किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी का आलम ऐसा है कि क्या रेखा और क्या बिना रेखा। हम कितनी बार कहते हैं कि भारत की सड़कों पर हर साल 1.25 लाख से ज्यादा लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि नेशनल पार्क के बीच या किनारे से गुजरने वाली सड़कों पर भी हजारों लाखों की संख्या में जानवर कुचलकर मार दिए जाते हैं। प्रेरणा सिंह बिंद्रा हमारे साथ हैं, बाकी बात हम उन्हीं से करेंगे। प्रेरणा, दी वैनिशिंग ये नाम क्यों है? मतलब हर चीज वैनिश्ड हो चुका है या हम गायब होने की प्रक्रिया में हैं? हमारे सारे जीव जंतु जो साथी हैं वो लोग। वैनिशिंग नाम वैनिश्ड नहीं है। हाँ। तो मैंने जब ये किताब लिखी, जब इसके बारे में सोचा, तो एक ये मेरा जो मकसद था, जैसे आप ही ने कहा कि ये हमारे जहन में नहीं आती। जो पर्यावरण की बात है, वन्य जीव की बात है ना, जो डिसीजन मेकर हैं, जो हमारी राजनीति है या मीडिया है या गवर्नमेंट है, सरकार है, उसमें ये जो प्रायोरिटी में एकदम नीचे रहती है। ये हमारा विकास में या कहीं भी इन पर क्या असर होगा। आपने मार्ग की बात करी, रोड की बात करी, जानवर, अगर आप राष्ट्रीय उद्यान में इसको लेके जाते हैं, नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, उस पे जंगल पे क्या असर होगा, ये हम प्लानिंग में नहीं सोचते। पर कई बार हम भी सुनते हैं तो लगता है कि हम जहाँ जिन अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ तो पहले से भी नहीं था, और अब आपकी किताब पढ़ के लगता है कि अच्छा अब ये भी नहीं है। तो हम बहुत सारे लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाते और उनकी जिंदगी का हिस्सा शायद ऐसा है। कभी कभी गौरैया को लेकर एक अभियान चलता रहता है कि आप एक घोंसला लगा दीजिए। आजकल लोग कबूतर को दाना भी देते हैं, कुछ ज्योतिषियों ने कहा है, तो कई जगहों पर वो स्पॉट बन गए हैं। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे बीच से क्या गायब हो गया है और क्या गायब होने की स्थिति में है। थोड़ी सी हम तस्वीरों के जरिए भी थोड़ा समझना चाहते हैं ताकि बातचीत फिर उस दिशा में आगे बढ़े। आपने वो तो बता दिए कि फिगर्स, जो फैक्ट्स आपने बताए, पर सारे नहीं बताए हैं। सारे नहीं बताए हैं। एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टडी हुई थी, WWF और एक दो संस्था के हिसाब से, कि जिसमें कहा गया कि पिछले 40 साल में 50% जो वाइल्ड लाइफ थी, वन्य जीव थे, वो संख्या और जगह, जो उनके एक संख्या से भी कम हुई है, रहने की जगह। इसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ हमारे जो फ्रेश वाटर, जो नदी में रहने वाले हैं, वो 75 से 80% 40-50 साल में कम हो गए हैं। जो वाइल्ड, जो जीव जंतु स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज हैं, जो जंतु नदी में रहते हैं। अब नदी में क्या होता है? डॉल्फिन होता है, घड़ियाल आपने समझाया, वो होता है, क्रोकोडाइल, मच्छियां, जिसपे ना कि हम उन्हें खाते हैं, पर कितने सारे जो हमारे मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पर नदियों को हमने, आप यहाँ यमुना देख रहे हैं दिल्ली में, गंगा जिनको हम पूजते हैं, वो आज दुनिया में सबसे दूसरी या तीसरी प्रदूषित नदी है, उसका पानी जहर है। तो उसमें जीव जंतु कैसे जिंदा रहेंगे? तो वो एक तो ये तो एक विश्व की मैंने जो छोटी सी पिक्चर आपको बताई। अगर हम इंडिया को लें तो पहले तो मैं निराश ना करके आपको ये कहना चाहूंगी कि भारत ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। क्यों? हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, जो कानून है बचाने के लिए। दूसरा, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो हमारा, जैसे हम हर जानवर को पूजते हैं। हाथी नहीं है, वो गणेशा भी है। बीकानेर में वहाँ मंदिर है जहाँ चूहे को भी पूजा जाता है। जो वल्चर है, जटायु भगवान है। तो हर एक जानवर एक केवल जानवर नहीं, हम नदियां भी पूजते हैं और जंगलों की भी पूजा करते हैं, सब करते हैं। और इसी कारण हमारे में बहुत सारी जो कहते हैं सहनशीलता है कि हाथी अगर आ गया तो हम उसको पहला ये नहीं होगा कि मारेंगे। तो हमारे देश का पूरे विश्व में 2% हमारा लैंड है पूरे विश्व में। उसको लेके 17% हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन। तो भी दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देश है। तो भी हमारे पास ऐसे जानवर हैं जो लोग समझते हैं खतरनाक है। शेर भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, भालू भी है, जिससे हानिकारक हो सकते हैं। मैं कभी नहीं मानती जानवर हानिकारक होता है, पर खतरा हो सकता है। ये कोई देश में नहीं है इस तादाद में।
सब जगह से खत्म हो रहे हैं ये। यूरोप में खत्म हो गए, सभी जानवर थे एक जमाने में, आप मानिएगा नहीं। यूरोप में हम वहां खड़े रहते हैं ट्रैफलगर स्क्वायर, वहां से एक जब वो ड्रेन साफ करने के लिए अनर्थ किया गया, जब उसको डिग किया गया जगह को, तो वहां से हिप्पोपोटामस, हाथी और लायंस के हड्डियां पाई गई इंग्लैंड में, जहां अभी कुछ भी नहीं है पर हमारे पास है। तो हमें सिर ऊंचा करना चाहिए कि आज भी भारत के पास सबसे, विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, सबसे ज्यादा एशियाटिक हाथी हैं, डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन है। लेकिन ये इसमें कॉम्प्लिसेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हम हाथ आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आज जो स्थिति है वो बहुत दुर्लभ है जानवरों की, क्योंकि जो एक जनसंख्या बढ़ी जा रही है उसका प्रेशर, दूसरा हमारी जो विकास है उसमें हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर हमारे जंगलों पे पड़ रहा है। सब दबादब जंगलों का, वेटलैंड का, नदी का, जैसे एक लेक हुआ, नहर हुई, उस पे हमने एक मॉल बना दिया, एक जंगल हुआ उसको काट के वहां माइनिंग शुरू कर दी। आपने एक इंडियन बस्टर्ड की बात की है कि अब वो 1260 के बाद उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, 100 से कम हो गई है। तो क्या हम माने कि ये पक्षी अगर उसे बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बच सकता। हमने बहुत देर कर दी है। 50 साल पहले 1950 जब हमारा रिपब्लिक बना था, पहली मीटिंग हुई थी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहा जाता था उसको, तब भी यही बात उठी थी कि ये जानवर को इतनी दुर्लभ हालत में, केवल तब नंबर नहीं पता थे लेकिन लोग जानते थे यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखता था इतनी तादाद में, अभी नहीं दिख रहा है। जैसे एक कोई हंटर है, उन्होंने अहमदनगर के नजदीक शायद 1000 कुछ हंट किए थे, शिकार किए थे, खत्म हो गया वहां पे। पर हम लोग वो नहीं कर पाए। 1980 के करीब, 70 के करीब थोड़ा एक और परियोजना एफर्ट हुआ, इंदिरा गांधी का टाइम था, वो काफी सपोर्टिव थी वाइल्ड लाइफ की, लॉ भी बने, 8 उसके लिए अभ्यारण्य बनाए गए, राजस्थान ने उसको स्टेट बर्ड बनाया, लेकिन वो 4-5 साल में कुछ असर हुआ, फिर सारा उत्साह गिर गया। और उसके जो जहां वो रहता है, पहले तो शिकार मीट के लिए और ट्रॉफी के लिए, मस्ती के लिए निकले हैं शिकार। ये राजस्थान का पक्षी है, राजस्थान का पक्षी है उसका, जी। और आप हंगुल, हाँ, और हंगुल का नाम ले रहे हैं, हंगुल कश्मीर का राज्य पक्षी है, पक्षी नहीं, पशु है। अब वो भी गायब होने के, वो भी 180-200 के करीब बाकी है। एक दाचीगाम जगह है श्रीनगर के नजदीक, वो बस उसी में सीमित है। और देखिए, ये एक सिर्फ हंगुल के जाने की बात नहीं है, दाचीगाम महाराजों के टाइम बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वहां के जंगल से वो नदी जो बहती थी वो डल लेक में जाती थी, जिससे श्रीनगर को साफ पानी मिलता था। अगर वो जंगल कट गया तो ना हंगुल रहेगा, ना लोगों के लिए पानी रहेगा। तो हमको ये थोड़ा सोचना है कि ये ऐसा नहीं है कि एक जानवर जाता है जंगल से, उसका असर हम पे क्या होता है। अगर नदी बिगड़ गई, अगर जैसे नदी में ऐसा बना दिया कि घड़ियाल नहीं रह सकता या डॉल्फिन नहीं रह सकता, उसका 10% एरिया बाकी है क्योंकि हमने डैम्स खड़े कर दिए जिससे पानी का बह खत्म हो गया, और उसको हम एक कूड़ा समझते हैं, कूड़ा की पेटी समझते हैं, जहां हमारा घरेलू कचरा और इंडस्ट्री का कचरा अंदर फेंकते हैं। इससे बड़ा कल्चरल लॉस भी होता होगा। इन पशु पक्षियों के आसपास बहुत सारी कहानियां होती होंगी, लोकगीत होते होंगे, वो सब भी समाप्त हो जाते होंगे। सब समाप्त, एक वे ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। देखिए, हम बार कहीं गए थे जंगल में, एक बूढ़ी औरत मिली हमें। वो जंगल में बहुत टाइम से हाथी नहीं आया था, हमको रास्ते में मिली तो उन्होंने बोला, पीछे क्या है? पीछे बड़ा हाथी, दांत वाला। क्या किया आपने? उसको देखा, पैर छुए। जंगली हाथी। तो उनका तो वैसे तो हम नहीं रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि जंगली हाथी देखो, पैर छुए, लेकिन ये देखिए, ऐसा हमारा रिश्ता है जानवरों के साथ, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा ना। केवल गणेशा को गणेश चतुर्थी के टाइम पंडल में पूजने से नहीं होता, उनका जो क्या स्थिति है। आपने एक पूरा चैप्टर लिखा है हाथियों के बारे में, और मुझे पढ़ के लग रहा था कि टाइगर से पहले हाथी के संरक्षण की शुरुआत की गई थी इस देश में। हाथी की बहुत पहले, देखिए, अशोका के टाइम, महाराजा अशोका के टाइम उन्होंने कहा था हाथियों को बचाना ज़रूरी है। वो उनका शायद मायना अलग था क्योंकि वॉर एलिफेंट, वॉर में हाथी इस्तेमाल हुआ करते थे जंग में। तो बहुत पुराना हमारा ये उनको बचाने का है।
हमारा जैसा प्रोजेक्ट टाइगर है जिसके बारे में आप जानते होंगे, ऐसा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, लेकिन वो एक बिल्कुल ही बेचारा सा, उसमें कोई फंडिंग नहीं है, उसको कोई पावर नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक बस नाम का पेपर टाइगर जो कहते हैं। क्या है जो आप बता रही हैं कि 29,000 हाथी हैं शायद? जी, देखा जाए तो ये एशियाटिक एलिफेंट भारत में सबसे ज्यादा है, कहते हैं बढ़वा है, 27,000 28,000 के करीबन है। उसकी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा मुश्किल है हाथी की, जो संकट में जो हम कह रहे हैं, उसके देखिए हाथी बड़ा जानवर है, उसको बड़े जंगल चाहिए या एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो वो बिल्कुल उसमें हम हाईवे डाल रहे हैं, रेलवे लाइन आ गई है, माइनिंग आ गया है, हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो शहर बढ़ते गए, जंगल खत्म हो गए, तो हाथी के लिए रहने की जगह नहीं है। रहने की जगह नहीं है तो आप और हमारे बीच आ रहा है, वो बीच में आ रहा है तो लोग उस पर वार करते हैं। और हाथी बहुत शांत जानवर है, आप हाथी बहुत ही शांत, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सहानुभूति जो होती है अपने, और एक फैमिली लाइफ होती है उसकी। मैंने वो वीडियो देखा जो आपने दिया, आपके मित्र ने बनाए, उसको शूट किया है। मैं हैरान रह गया कि वो हाथी लक्ष्मी इतनी ताकतवर है, चाहती तो वो बच्चों को मार सकती थी, आदमी के बच्चों को, पर वो उनको भगा रही है, फिर वापस अपने बच्चों में जा रही है। तो मैं हैरान रह गया कि इतनी समझदारी है, बहुत समझदारी है। हमको एक कहानी बताया करती, ये तो हम भी जब जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि आप हाथी को देखते हो, झुंड होता है, वो हमेशा एक झुंड में रहते हैं जिसमें माँ, मासी, नानी और बच्चे, और वो तुरंत ही छोटे बच्चों को घेर लेते हैं, क्योंकि वो पहले देखते हैं खतरा तो नहीं, तुरंत घेर लेते हैं। फिर अगर देखेंगे खतरा नहीं है तो थोड़ी देर में वो शांत हो जाते हैं। एक हमको कहानी बताते हैं, हम जंगल जाते हैं तो कोई बता रहा था, पलामू का जंगल है, तो जंगल में जो नदी पार करने का एक सेतु, ब्रिज था, तो वो जंगल में कैसा होता है, लकड़ का पुराना ब्रिज, तो हाथी जानते थे शायद ये बिल्कुल फर्म नहीं है, टूट सकता है, तो पहले अपने पैर से जाके थपाते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको ठीक लगता है फिर वो साइड में होते हैं और बच्चे गुजरते हैं उसमें से, खुद नहीं गुजरते क्योंकि उनको पता है हमारा भार ज्यादा है, खुद नीचे से जाते हैं। वहाँ पानी है लेकिन बड़ा जानवर नीचे से जा सकता है, बड़ा हाथी, और छोटा हाथी ऊपर जाता है। तो अभी इनके क्या, इन पे ज्यादा हमले हो रहे हैं, इन हाथियों पे बहुत हो रहे हैं, तस्करी ज्यादा हो रही है, किस वजह से, क्या तस्वीर है यही? क्योंकि हम चाहते भी हैं कि आपकी इस बात से हमारा तो प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान ही चलता है साल में, लेकिन लोग हाथी के बारे में भी, अगर हाथी नहीं बचेगा हम बच्चों को दिखाएंगे क्या? मतलब अगर वही नहीं तो बचना चाहिए और बचेगा भी। हम तो देखिए, जरूरी ये है कि जहां हाथी का, हम जानते हैं हाथी का जंगल कौन सा, उसके लिए बिल्कुल ही जरूरी है जहां हमारी हाथी की पॉपुलेशन, वो जंगल, और जो जंगलों में उनका पुराना जो रास्ते हैं चलने वाले, उनको चाहिए। एक जंगल में रुकेंगे तो वहाँ पानी, और वो बड़ा जानवर है, उनको खूब चाहिए होता है, वो अपना पानी ढूंढने या जो भी करने दूसरे जंगल जाएंगे, क्योंकि अभी छोटे छोटे जंगल रहेंगे। उनका एरिया और उनके जो रास्ते, हम उसको कॉरिडोर कहते हैं, टाइगर कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, जो दो जंगलों को मिलाता है, उस पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं रखे। आप ऐसा तो कोई नेशनल पार्क जानती हैं, सेंचुरी, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं जानते। ये ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे ये सेंचुरी है या नेशनल पार्क है वहीं पर ये प्रोजेक्ट पहुंच जाते हैं? देखिए, भारत का 5% एरिया राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, प्रोटेक्टेड एरिया जिसे कहते हैं, केवल 5%। अगर आप पाकिस्तान को भी ले लें तो 10% है। भूटान तो बहुत ही आगे गया हुआ है, उसके कहीं ना किसी तरह से कम 40 से 50% प्रोटेक्शन है। नेपाल की 17% है, हम 5 पे हैं। पाकिस्तान 10% एरिया उसका प्रोटेक्टेड है। हाँ, ये हम भी कोई 10 बार पढ़ के देखे कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनका जो बर्फीला इलाका है उन्होंने काफी प्रोटेक्ट किया, तो उनका इतना तो उनके नेशनल पार्क वगैरह इसी तरह से बने, जबकि उनके काफी जानवर हमारे पास जो उधर चले गए हैं, लायन था चला गया है, राइनो था चला गया, हमारे पास है। पर मैं प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रही हूँ जो हमारा केवल 5 के करीबन है। इसके अंदर आपको हाईवे भी मिलेंगे, 6 लेन के, 4 लेन के, इसके अंदर रेलवे लाइन भी मिलेगी, कम से कम 1200 रेलवे लाइन ये प्रोटेक्टेड एरिया में जाती है, कम से कम जाती है।
उसमें आपको टाउनशिप भी मिलेगी। जैसे आप कॉर्बेट को ले लें, इतना बढ़िया जंगल है वो, और सबसे हमारा माना जाना जंगल है। उसके अंदर आज एक टाउनशिप है, कौन जानता है, जो वो पूरा एरिया टाइगर और हाथी के लिए खत्म कर बैठी है। तो हर एक जगह ऐसा प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई भी एरिया बिल्कुल प्रिस्टीन बहुत कम रह गया। प्रेरणा जी से ये बातचीत जारी है, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इसे आगे और बढ़ाते हैं। कि आप लोगों के लिए ये पुरानी बात होगी या जानी हुई बात होगी, लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए जो पर्यावरण के बारे में कभी कभी जानते हैं जी, मुझे ये नई बात लगी कि पार्कों से गुजरने वाली जो सड़कें हैं वो भी विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है इन जानवरों के, जंतुओं के। इसके इसीलिए मैंने एक पूरा एक्चुअली चैप्टर उस पर लिखा है, क्योंकि ये सभी पढ़ के लोग थोड़े, पर आजकल ये माना जाता है कि रोड सबसे ही, देखिए एक तो होता है सबसे ज्यादा एक ड्राइवर ऑफ एक्सटिंक्शन जिसे आप कहेंगे, क्योंकि रोड जो मार्ग है वो एक तो है कि जो जानवर उस पे क्रॉस करेगा वो मरेगा, क्योंकि हमारे से मतलब जानवर को वो नहीं है तरीका कि कैसे हम इतनी जोर से आती हुई व्हीकल्स को कैसे। हम आदमी लोग दिल्ली में रेड लाइट देख के भी क्रॉस कर जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, ये कैसा दुश्मन है भगवान प्रकृति। तो बहुत ज्यादा बहुत सड़कों पे मारा जाता है। वो एक है, वो तो आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत दुर्लभ लगती हैं, बहुत दिल को चीरने वाली लगती हैं, लेकिन इसका दूसरा एक मतलब जो एक इफेक्ट होता है कि एक बार रोड आ गया तो जंगल खत्म हो गया, क्योंकि रोड अपने साथ में क्या लेके आता है, विकास। एक रोड होगा, उसमें पहले एक छोटा सा ढाबा खुलेगा, चाय की दुकान खुलेगी, फिर वो ढाबा बनेगा, फिर वो होटल बनेगा, फिर वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पेट्रोल पंप की ज़रूरत आपको लगेगी, फिर लगेगा रोड बहुत छोटा है, वो जंगल काटो, इसको आगे करो। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आबादी आ जाती है और जंगल का नाश हो जाता है। चीज बताइए कि इन जानवरों का जो एक्सीडेंट होता है, क्या संख्या वाकई इतनी ज्यादा है देश भर में? ज्यादा है। हम तो देखिए ये तो गिनते हैं कि 1.25 लाख लोग मर गए, हो सकता है हमारे पास महीने की भी गिनती हो कि इस महीने में रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मरे, लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे पता चलता हो कि इस पार्क में, इस नेशनल पार्क में इस महीने में रोड एक्सीडेंट के कारण इतने हाथी, इतना टाइगर या और भी छोटे मोटे जानवर इसमें मरे हैं? पूरा भारत के लिए तो नहीं है, पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हरिद्वार के नज़दीक, देहरादून के नज़दीक एक पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर रिजर्व भी है। उसको सट के एक रोड जाता है, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान को बिल्कुल सट के जाता है, बाद में अंदर जाता है, और इस तरफ भी जंगल है, हरिद्वार का जंगल है, जो भी टाइगर रिजर्व का हिस्सा ही है। उस पे इसी साल या पिछले साल, ख्याल नहीं आ रहा, टाइगर मरा था एक्सीडेंट में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, सरकार का ही है, उन्होंने एक हफ्ते रिसर्चर को लगाया वहाँ पे 10 दिन कि देखें क्या क्या जानवरों की कितने मरते हैं। क्या एक हफ्ते में उसमें गुलदार जो लेपर्ड, पाइथन, सांबर, चीतल, कोबरा और ऐसे ही कई जानवर, ये केवल एक हफ्ते की बात कर रही हूँ, एक हफ्ते की। ये भी और उन्होंने छोटे जानवर तो गिने ही नहीं। पेंगोलिन जो बहुत ही एंडेंजर्ड है, सब मरे, लेकिन उन्होंने छोटे जानवर पे तो वो पहुंचे नहीं। कितने सांप मरे, कितना जो भी संकट की स्थिति में है, वहां तक तो वो पहुंचे नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में ही इतना। और ये भी ध्यान रखें, हमारी जनसंख्या 1.3 बिलियन से ज्यादा है, जानवर तो हजारों में रह गए। दुनिया भर के आपके नेशनल पार्क का कुछ आइडिया होगा आपको, तो कहीं पे भी इस तरह से ये हाई स्पीड को लेके लोगों को जागरूक बनाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए? जैसे हमें कई बार कहीं साइन बोर्ड देखते हैं, आप प्रोटेक्टेड एरिया में घुस जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां तो दिखता है कि हॉर्न ना बजाएं, लेकिन जैसे हाईवे से गुजर रहे हों और 2 जंगलों के बीच से, तो वहां इस तरह का तो मुझे ध्यान नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि वो बोर्ड पढ़ के तो कोई धीमे नहीं होता, लेकिन कहीं बहुत कुछ किया जा सकता है और हो भी रहा है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। पहली बात तो अगर ऑल्टरनेट रोड हो कि आप NH7 को ना कि कान्हा और पेंच के बीच में से घुसेड़े, आपको 1 घंटा लगेगा जरूर, पर आप ज्यादा लगेगा, पर आपको 1 घंटा का कई जगह, थोड़ी जगह जो बहुत ही प्रेशियस जगह है हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, बहुत जरूरी है, उसको आप ऑल्टरनेट रूट ढूंढिए पहला।
दूसरा है कि अगर नहीं है ऑल्टरनेट तो बहुत चौड़ा मत कीजिए, सीमित रखिए उसको कि कितनी जरूरत है और मिटिगेशन करिए, फ्लाईओवर बनाइए। एनिमल कॉरिडोर बनने की बात हो रही है देहरादून हरिद्वार में। हाँ, बन रही है, अभी देखें, क्योंकि आज तक तो हमने कोई ऐसा मिटिगेशन बहुत अच्छे से किया नहीं है। देखिए हमारे अमेरिका वाले, हम सोचते हैं अमेरिका ने किया है, लेकिन अमेरिका के पास हाथी नहीं है, हमारे पास हाथी है। हमको हाथी की तरह सोच के उसके लिए मिटिगेशन करनी है। वो कितना बड़ा जानवर है। हाथी गायब हो चुका है। हाँ, अमेरिका में शायद कभी था ही नहीं। लेकिन नहीं है, यूरोप में था। वहां से पर वहां पे ज्यादा बड़े जानवर नहीं है। तो ये इस तरह से क्या दुनिया में भी इस तरह से जो नेशनल पार्क होते हैं या सेंचुरी होते हैं, जैसे भारत में सड़कें बनाई गई हैं, जबकि हम तारीफ भी कर रहे हैं कि भारत ने इतना अच्छा प्रयास किया, तो इसके बाद दुनिया में भी इसी तरह से हाईवे की व्यवस्था है? हाँ है, लेकिन मतलब ये अब दुनिया में समझा जा रहा है कि इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर है। तो एक किया गया है कि कौन से एरिया हैं जहाँ रोड बहुत ही जरूरी है। अच्छा। जहाँ उसका विकास का या लोगों को बहुत जरूरी है, और कुछ एरिया है जहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत जरूरी है, वो बहुत कम है, पर वहाँ वो एरिया कहते हैं कि यहाँ पे इतना एडवांटेज नहीं है आदमियों को, वहां मत लेके जाएं, ये एरिया आप रहने दीजिए। दूसरा, रात को बंद रखिए रोड। जंगलों में से जो जाती है वो रात को अगर बंद रखेंगे तो जानवरों को थोड़ा टाइम मिलता है जो वो। और इसकी एक काउंटिंग होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए कि पूरे देश के नेशनल हाईवे से जो नेशनल पार्क या सेंचुरी से गुजर रहे हैं, आज के दिन या इस महीने कितने और किन किन जानवरों की मृत्यु हुई। हाँ, किन जानवरों दुर्घटनाओं में। जी, अभी देखिए, हमें पता तो है, हम जानते नहीं है, मतलब पढ़ के मुझे लगा कि ये एक बड़ा कारक है इनके विलुप्त होने में, गायब होने में। ऐसा हालत हो गई है। देखिए कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है, हम जब नेशनल बोर्ड पे थे जिसकी आपने बात करी, तो हमने उसको रोक के रखा था, क्योंकि वो जो सड़क है वो कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ फ्लेमिंगोज आपने सुना होगा, बर्ड बहुत ही सुंदर बर्ड है, पिंक और बेलरीना कहते हैं हम उसको, बहुत सुंदर नाचता है। उसका एक ही भारत में नहीं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ही नेस्टिंग ग्राउंड है। तो वो रोड के जाने से उसका नेस्टिंग ग्राउंड को सटक के जा रहा है, तो बहुत असर पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं वो खत्म हो जाएगा नेस्टिंग ग्राउंड। अगर वो बच्चों का नेस्टिंग ग्राउंड खत्म हो गया तो हम आगे जनरेशन कहाँ से आएगी? एक ही है पूरे भारत में, तो हम ऐसा इतना जरूरी, जब उसका भी दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते से जा सकते, क्यों हम ऐसा नहीं करते? क्यों हम कॉर्बेट में नेशनल हाईवे ले जाना चाहते हैं? एक बार जाना, तो भारत में कुछ उपाय नहीं हुआ? जो हाथी उड़ीसा में हम देख रहे थे कि ये आते हैं, टकराव होता है, तो लोगों ने इसका इंफॉर्मेशन कि हाथी आ गए हैं, अब हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं है? इसमें मैंने जिक्र किया है, कहाँ तमिलनाडु में एफर्ट हुआ है कि जैसे अब SMS से लोग बता देते हैं, अब व्हाट्सएप हो गया है, टीवी चैनल जो चलते रहते हैं, जो लोकल टीवी चैनल है, कि यहाँ हाथी का मूवमेंट है, आप यहाँ नहीं जाइएगा, व्हाट्सएप में चलता रहता है यहाँ हाथी का। मतलब ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट है, सामूहिक एफर्ट है, जिसमें NGO भी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वन विभाग भी है, कि यहाँ हाथी है, यहाँ आप मत जाइएगा। तो उससे, और हाथियों को भी अकेला छोड़ देते हैं। अगर आप हाथी देख के उसके पीछे पड़े, उस पे मशाल फेंके, उस पे पत्थर फेंके, उसको हल्ला करें, जैसे आपने वो क्लिप में देखा, तो हाथी घबराएगा। कोई भी जानवर, तेंदुआ दिल्ली में आया था, हमने क्या किया? उसको मार दिया। तेंदुआ दिल्ली में आया था, उसको केज में बंद किया, मार दिया। गुड़गांव में आया था तो उसको पीट पीट के खत्म कर दिया। लेकिन बॉम्बे में ऐसा दिखाया गया है, समझाया गया है लोगों को कि आप एक जानवर को देखें, उसको अकेला छोड़ दें। जानवर आपसे ज्यादा घबराया, वो 5000 लोग देख के इतना घबराया है कि उसका एक ही मकसद है, मैं कहाँ से भाग निकलूं। अगर आप उसको रास्ता देंगे वो भागेगा, अगर आप उसको घेर लेंगे, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो आपको अटैक करेगा घबरा के, पैनिक में। तो तरीके हैं, पर हमको पॉलिटिकल विल, जो राजनीतिक इच्छा, वो नहीं है। इसी पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा तो जरा ये बोर्ड जो है, क्लियरेंस वगैरह, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उस पर एक रिसर्च भी आई है कि काफ़ी आजकल जल्दी से ही मंजूरी मिलने लगी है। तो इस जल्दी का आपके हित में क्या मतलब है? एक ये विधि लॉ सेंटर है जो कानूनी पहलुओं पर ये लोग रिसर्च करते हैं, तो इनकी एक रिसर्च आई है और इन्होंने 500 एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का जिक्र किया है। इनका कहना है कि आपने भी कहा है कि कानून की कोई कमी नहीं है हमारे पास, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा दाएं बाएं हो रहा है। विकास है तो विकास के आगे पीछे कुछ बोलना भी नहीं है आजकल। तो ये बता रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ के एक प्रोजेक्ट को तो एक ही दिन में मंजूरी मिल गई,
और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तो 8 दिन में ही एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, और वैसे औसतन 195 दिन लग जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को क्लियर होने में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड वगैरह है जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देता है जी, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट या फिर इन स्पीसीज को लेकर कितना ये लोग सेंसिटिव रहता है? क्या इनको बचाने के लिए कभी ऐसा करते हैं कि नहीं, हम ये प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं देंगे आपको? 3 क्लियरेंस चाहिए होती है, एक पर्यावरण वाली, एक वन की, फॉरेस्ट की, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एक वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड में थी। हमारा काम केवल रेगुलेट, क्लियरेंस देना नहीं था। मैं क्लियरेंस नहीं कहूंगी, हमारा काम था रेगुलेट करना। फर्क है, उसको देख रेख के समझना कि हाँ बोले ना बोले, यानी ठप्पा लगाना जो क्लियरेंस है। तो उसमें हम थे। और आपका जो सवाल है कि हाँ, ना भी बोला है। देखिए 2009 से 2014 कहने को कहना चाहे तो यूपीए सरकार थी तब। उस वक्त 12%, ये मैं वन्य जीव बोर्ड की बात कर रही हूँ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, 12% प्रोजेक्ट रोके गए, बाकी सब क्लियर हुए। तो उनको लेके काफी राजनीति हुई कि इसकी वजह से विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा, लेकिन आप, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ा खतरा हमारे पर्यावरण को है वो यही सोचना है कि पर्यावरण के कारण विकास नहीं हो रहा। 90 से 95% आप अगर एवरेज लें पर्यावरण वन, तो प्रोजेक्ट क्लियर हो जाते हैं। आप एक पर्यावरण को फिर आप कैसे मान रहे हैं कि वो एक मतलब एक बाधा है उसमें? अगर 90% 95% जा रहे हैं, आज तो उससे भी स्थिति खराब है। पहली मीटिंग जो हुई थी 2 अगस्त 2014 में, हमारा बोर्ड चेंज हुआ, नई सरकार आई, नया नेशनल बोर्ड बनाया गया। उस पर भी बहुत उन्होंने इलीगल बोर्ड बनाया था, तीन ही सदस्य लिए थे जबकि 15 लेने होते। खैर जो भी है, पहली मीटिंग में 133 प्रोजेक्ट क्लियर किए। 133 एक मीटिंग। तो कैसे क्लियरेंस होता है वो? क्या आधे एक लाइन की प्रोजेक्ट होता है या 100 पन्ने? 133 कैसे क्लियर हो जाते हैं? देखिए वही हमारा कहना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत गंभीर किस्म की चीज है। कल कोर्ट जा सकता है कोई उसको लेके। आप ऐसे ही देखे बिना समझे बिना अगर आप कहना चाह रहे हैं कि ये जंगल में हम माइन शुरू करनी है हमको, तो जब तक आप उसका पूरा, और ये केवल कितनी क्लियरेंस दिया गया नहीं, 2 दिन पहले आपको एक पूरे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जितना भी इतने टाइम में आपको पूरा डिटेल दिया जाता है। आप 4 दिन में क्या समझेंगे? उसमें भी आपको बेढंगे डिटेल, किसी का है किसी का नहीं, मैप है मैप नहीं, उसके बेसिस पे आप सोचे समझे बिना आप कैसे, ये तो हमारा राष्ट्र धरोहर है ना। हाँ, उसको आप कैसे, आप अभी हमारा मानना था जब हम लोग बोर्ड में थे, और पहले भी बोर्ड काम अच्छे लोग करते आए हैं, बहुत सोच समझ के करते आए, कि आप साइट विजिट करें, आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, आप समझिए, वहां पे हर आदमी से मिलिए जो प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वन विभाग है, जानवर देखिए क्या स्थिति है उसकी, प्रोजेक्ट का क्या असर होगा, उस पर आप निर्णय लीजिए। और जो क्रूशियल प्रोजेक्ट्स, जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है, कहते हैं जल्दी करिए, देर हो रही है, लेकिन जब तक आप कोई भी निर्णय लेते हैं, इसके ये गंभीर, इनका इम्पैक्ट गंभीर है। एक जगह का असेसमेंट तो होना ही हाँ, चाहिए। उसमें लोगों का, उनको नदी पे निर्भर हैं, वो जंगल पे निर्भर हैं, उसमें वो कैचमेंट एरिया है एक नदी का, आप उसको कैसे ऐसी सोचे समझे बिना दे सकते? तो ये केवल जल्दी, मतलब कितनी क्लियरेंस दी, कैसे दी गई, आज ये माना जाता है कि साइट विजिट बाद में होगी, पहले आप हाँ कर दीजिए। ये कैसे होगा? और आपको एक फिगर बताना चाहूंगी। जब से 2 साल 2014-2016 में 301 प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर, प्रोटेक्टेड एरिया जिसे हम कहते हैं कि ये तो सबसे सैक्रोसेंट है, इस पे उसमें 301 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए हैं 2 साल में। किए हैं, यानी 1% से कम प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए हैं। तो आप उसको ऊपर से कह रहे हैं कि ये हमारे इसमें बाधा है। धीरे धीरे तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ एरिया है ये साफ ही खत्म हो जाएंगे अगर ये ही गति रही और ये ही ना समझी रही। ना समझी नहीं है, ये डेलिब्रेट ही है एक हिसाब से। अब बजट है,
इन सब पहलुओं पर वक्त नहीं मिला। आप द वैनिशिंग पढ़िएगा, मैंने बता ही दिया है आपके किताब के बारे में। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।